हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लाइमेटोलॉजी के अगले वाले सेक्शन को देखेंगे, जिसके अंतर्गत समान अक्षांशीय प्रदेश में क्या स्थिति रहती है वो हम देखेंगे। खुले महासागर और बंद, जो अंशतः बंद महासागर होता है, उसमें लवणता का क्या स्तर रहता है वो हम देखेंगे। समान अक्षांशीय प्रदेश में जल की लवणता में स्थानिक विभिन्नता के कारण खुले महासागर और अंशतः बंद जलीय भाग के मध्य में जल का क्षैतिज प्रवाह जलधारा के रूप में होता है। क्योंकि जल के घनत्व का लवणता से सीधा संबंध होता है, इसलिए ही जल की लवणता में कमी आने पर, जब जल का घनत्व कम होने के कारण जल स्तर में वृद्धि होती है, तब अधिक लवणता वाले जल की सतह की ओर जल का क्षैतिज प्रवाह होता है। ठीक है। वास्तव में जल की सतह के घनत्व में अंतर के कारण समुद्र जल स्तर में होने वाले परिवर्तन से जल धाराओं की उत्पत्ति होती है। जल की सतह का घनत्व कम होने पर जब जल स्तर में वृद्धि होती है, तब अधिक घनत्व वाले जल की ओर जल राशि का क्षैतिज प्रवाह होने पर जल धारा की उत्पत्ति होती है। जलधारा की उत्पत्ति होती है। अब हमारा आता है ये पृथ्वी विश्वोत्तरी की जलधारा से क्या प्रभाव पड़ता है वो हम देखेंगे। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली भूमंडलीय पवन के कारण ड्रिफ्ट के रूप में जलधारा की उत्पत्ति होती है, जिसकी गति अत्यंत मंद होने के कारण सीमा रेखा स्पष्ट नहीं होती। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पछुआ पवन के कारण महासागर के पूर्वी भाग में ड्रिफ्ट के रूप में गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है। वहीं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखी निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली सन्मार्गी या व्यापारिक पवन के कारण महासागर के पूर्वी भाग से ड्रिफ्ट के रूप में जलधारा की उत्पत्ति होती है। अपवेलिंग के कारण जल की सतह का तापमान कम हो जाने से जलधारा ठंडी हो जाती है। विषुवत रेखा के समीप महासागर के पूर्वी भाग में जलधाराओं के मिलने से जल स्तर में होने वाली वृद्धि के कारण विषुवत रेखी जलधारा की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण विषुवत रेखी जलधारा की दिशा विषुवत रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। महासागर के पश्चिमी भाग में विषुवत रेखी जलधारा के मिलने के कारण जल स्तर में होने वाली वृद्धि से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रति विषुवत रेखी जलधारा की उत्पत्ति होती है। प्रति विषुवत रेखी जलधारा की उत्पत्ति होती है। अब हम देखेंगे जलधाराओं की दिशा को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण मतलब पृथ्वी का घूर्णन होता है, एक तो कोरियोलिसिस बल उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तट का स्वरूप और विस्तार की दिशा कैसी है और पवनों के द्वारा भी प्रभावित होता है। पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियोलिसिस बल के प्रभाव से जलधाराओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। क्योंकि जलधाराओं की उत्पत्ति तट से संलग्न छिछले जलीय भाग में होती है, इसलिए तट का स्वरूप और विस्तार की दिशा का जलधाराओं की दिशाओं पर प्रभाव पड़ता है। ग्रीष्म शीत ऋतु में इस तरह से होती है। उत्तरी हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु के समय दक्षिण पश्चिम मानसून पवन का प्रभाव होने के कारण जलधाराओं की दिशा विषुवत रेखी क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर होती। वहीं शीत ऋतु के समय लौटते हुए मानसून पवन का प्रभाव होने के कारण जलधाराओं की दिशा भारतीय उपमहाद्वीप से विषुवत रेखी क्षेत्र की ओर होती है। इस प्रकार उत्तरी हिंद महासागर में ऋतु परिवर्तन के कारण मानसून पवन की दिशा में होने वाले परिवर्तन से जलधाराओं की दिशा वर्ष भर एक समान नहीं रहती है। महासागर में जलधाराओं की उत्पत्ति और दिशा को निर्धारित करने वाले कारकों के सम्मिलित प्रभाव से जलधाराओं के सामान्य प्रतिरूप का विकास होता है, जिसके अंतर्गत बिना किसी अपवाद के गर्म जलधाराओं की दिशा निम्न से उच्च अक्षांशों की ओर जबकि ठंडी जलधाराओं की दिशा उच्च से निम्न अक्षांशों की ओर
होती है। व्यापारिक पवन से प्रभावित महासागर के पूर्वी भाग में ठंडी जलधारा का, जबकि पश्चिमी भाग में गर्म जलधारा का प्रवाह होता है। पछुआ पवन से प्रभावित महासागर के पूर्वी भाग में गर्म जलधारा और पश्चिमी भाग में ठंडी जलधारा का प्रभाव रहता है। विषुवत रेखा के समीप पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखीय जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। वहीं विषुवत रेखीय जलधाराओं में पश्चिम से पूर्व प्रति विषुवत रेखीय जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियोलिसिस बल के प्रभाव से जलधाराओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है। स्थल खंडों से घिरे हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर में जलधाराओं के सामान्य प्रतिरूप अधिक स्पष्ट होते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर का भौगोलिक विस्तार अधिक होने के कारण जलधाराओं के सामान्य प्रतिरूप पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होते। उत्तरी हिंद महासागर में ऋतु परिवर्तन के साथ मानसून की दिशा में परिवर्तन के कारण जलधाराओं के सामान्य प्रतिरूप का विकास नहीं हो पाता है। दक्षिणी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में स्थल खंडों का अभाव होने के कारण जलधाराओं के सामान्य प्रतिरूप का विकास नहीं हो पाता है। अब हम देखेंगे अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराएं। एंटिलीज गर्म जलधारा ये दक्षिणी अमेरिका में है। फ्लोरिडा गर्म जलधारा यूएसए के दक्षिण पूर्वी तट पर है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा हेट्रस अंतरद्वीप से आगे ग्रांट बैंक तक फ्लोरिडा धारा को गल्फ स्ट्रीम धारा कहते हैं। लेब्राडोर ठंडी जलधारा ये धारा बेफिन की खाड़ी तथा डेविस जल डमरू मध्य से लेब्राडोर तट के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है तथा ग्रीनलैंड के दक्षिणी किनारे पर ग्रीनलैंड धारा में मिलती है। नॉर्वे गर्म जलधारा, कनारी ठंडी जलधारा, कनारी की ठंडी जलधारा सहारा मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक है। ब्राजील गर्म जलधारा, फॉकलैंड ठंडी जलधारा। फॉकलैंड ठंडी जलधारा के अंतर्गत ठंडे जल की धारा दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट के साथ दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। बेंगुला ठंडी जलधारा ये दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तरी दिशा में प्रभावित होती है। तो हम देखेंगे प्रशांत महासागर की जलधारा। क्यूरोशिवो गर्म जलधारा, उत्तरी विषुवतीय धारा फिलीपाइन द्वीप के साथ ताइवान और जापान के तटों के साथ लगते हुए उत्तर की ओर बहती है। ब्रिटिश कोलंबिया या अलास्का की गर्म जलधारा, ये धारा निचले अक्षांशों में आकर उत्तरी विषुवतीय धारा में मिल जाती है। ओयो शियो ठंडी जलधारा ये बेरिंग जलडमरू मध्य से शुरू होकर कमचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म जलधारा कोरियोलिसिस बल के प्रभाव से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ साथ बहने लगती है। पेरू ठंडी जलधारा, इसे हम्बोल्ट जलधारा भी कहते हैं। ये धारा अटाकामा मरुस्थल के निर्माण के लिए भी उत्तरदायी होती है। ओकोटस्क ठंडी जलधारा है। अब हम देखेंगे हिंद महासागर की जलधारा है। तो सबसे पहले आएगा मोजाम्बिक गर्म जलधारा, मेडागास्कर गर्म जलधारा, अकुलहास गर्म जलधारा। अकुलहास के बारे में थोड़ा जानते हैं। मोजाम्बिक तथा मेडागास्कर धारा मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में मिल जाती है तथा संयुक्त रूप से प्रभावित होती है। इस संयुक्त धारा को ही अकुलहास धारा कहते हैं। ये जलधारा आगे चलकर पछुआ पवन प्रभाव में मिल जाती है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा, पछुआ पवन की एक शाखा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में बहती हुई निकल जाती है और दूसरी शाखा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ जाती है। इस दूसरी शाखा को ही पश्चिम ऑस्ट्रेलिया ठंडी जलधारा कहते हैं। अंततः ये आगे चलकर दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा में मिल जाती है। ये धारा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक मानी जाती है। अब हम देखेंगे ज्वार भाटा क्या होता है। टाइड और ये न्यूटन का संतुलन सिद्धांत के तहत रहता है। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य पारस्परिक आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है।
ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित दिए गए सिद्धांतों में न्यूटन के संतुलन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के पारस्परिक आकर्षण बल के प्रभाव से समुद्र जल स्तर में होने वाली वृद्धि के कारण ज्वार की उत्पत्ति होती है, जबकि जल स्तर में आने वाली कमी से भाटा उत्पन्न होता है। न्यूटन के अनुसार चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल के सम्मिलित प्रभाव से ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है, लेकिन पृथ्वी से चंद्रमा के निकटतम दूरी होने के कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मूल कारण चंद्रमा का आकर्षण बल है। न्यूटन का यह मानना था कि जहां दूरी बढ़ने के साथ चंद्रमा के आकर्षण बल का प्रभाव कम होने लगता है, वहीं चंद्रमा जिस अक्ष पर पृथ्वी का परिक्रमण करता है, उस अक्ष पर पृथ्वी की सतह पर लगने वाले अपकेंद्रीय बल का प्रभाव एक समान रहता है। इसके अनुसार चंद्रमा के आकर्षण बल और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के अंतर से उत्पन्न ज्वार उत्पादक बल के कारण ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी की जो सतह चंद्रमा के सम्मुख होती है, वहां चंद्रमा के आकर्षण बल का प्रभाव अपकेंद्रीय बल से अधिक होने के कारण समुद्र जल स्तर में वृद्धि होने पर प्रत्यक्ष ज्वार की उत्पत्ति होती। वहीं 180 डिग्री देशांतरी दूरी पर पृथ्वी की जो सतह चंद्रमा के विमुख होती है, वहां चंद्रमा के आकर्षण बल का प्रभाव कम होने के कारण पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के प्रभावशाली होने पर समुद्र जल स्तर में होने वाली वृद्धि से अप्रत्यक्ष ज्वार की उत्पत्ति होती है। इन दोनों ज्वार के कारण जल के खिंचाव से 90 डिग्री देशांतरी दूरी पर जल स्तर में आने वाली कमी के कारण भाटा की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार न्यूटन के संतुलन सिद्धांत के अनुसार एक ही समय दो ज्वार तथा दो भाटा उत्पन्न होते हैं, है ना। ये इसमें डायग्राम में बताया गया है ना। ये दीर्घ ज्वार कैसे उत्पन्न होता है ना, ये सब इसमें डायग्राम के थ्रू बताया गया है। सिजगी के समय जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही अक्ष पर होते हैं, तब चंद्रमा और सूर्य के ज्वार उत्पादक बल के सम्मिलित प्रभाव के कारण जो सामान्य ज्वार से अधिक ऊंचा उत्पन्न होता है, जिससे भाटा की गहराई भी अधिक हो जाती है। इस प्रकार पृथ्वी के दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति महीने में 2 बार अपोजिशन और कंजक्शन के समय होती है। वहीं समकोणिक दशा में जिस अक्ष पर चंद्रमा के आकर्षण बल का प्रभाव रहता है, उस अक्ष पर सूर्य के आकर्षण बल का प्रभाव नहीं होने के कारण ज्वार सामान्य ज्वार से कम ऊंचा उत्पन्न होता है, जिससे भाटा की गहराई भी कम हो जाती है। इस प्रकार के लघु ज्वार की उत्पत्ति महीने में 2 बार क्वाड्रेचर के समय होती है ना। उब्बू ज्वार, अब्बू ज्वार, ये सब इसमें समझाया गया है। मिश्रित ज्वार क्या होता है? विषुवत ज्वार, अपनवर्ती ज्वार। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन खत्म हो जाता है। अब हम सामान्य भूगोल के अगले वाले वीडियो में देखेंगे। आज हम मैपिंग का एरिया थोड़ा देखते हैं। मैपिंग के तहत एशिया का मैप हम पढ़ेंगे, तो इसके लिए आपके पास एशिया का मैप होना चाहिए, उसको आप लोकेशंस देखते चलें ना। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाइट सी और बेरेंट सी, ये जो है यूरोपियन रशिया के नॉर्थ में है। ठीक है, कारा सी, लेप्टेव सी, ईस्ट साइबेरियन सी और चुस्की सी, ये एशियाटिक रशिया के भाग है। आप मैप में देखिए, ओकोटस्क सी ऑफ जापान, येलो सी, इसके अंदर गल्फ ऑफ बोहाई, जिसे बोहाई बोलते हैं, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, इसके अंतर्गत आएगा, साउथ चाइना सी के अंतर्गत गल्फ ऑफ टोंकिंग, गल्फ ऑफ थाईलैंड, सोलू सी, सेलेब सी, जावा सी, बांदा सी और फ्लोरेस सी। अब एशिया के अंतर्गत और चीजें दिखेंगी आपको, जैसे काम टच का प्रायद्वीप, कुरिल आइसलैंड, सखालिन, होन्शु, शिकोकू, कुशु और रियाकुशु, ये जापान के हैं द्वीप। ताइवान, जिसे फॉर्मोस आइलैंड भी कहते हैं, लुजोन, मिंडार्बो, पोलिवर। इंपोर्टेंट स्टेट भी देखते चलिए साथ साथ में। पहला है टाटर स्टेट, ला प्रियोर या सोया स्टेट, सुगारू जल संधि, कोरियन स्टेट,
ताइवान या फॉर्मोसा स्टेट, लुजोन स्टेट, मकासर स्टेट, सुंडा स्टेट, मलक्का स्टेट, स्टेट ऑफ जोहोर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, है ना। अब एक एक हम पढ़ेंगे। टटर की खाड़ी, टाटर की खाड़ी, टटर जल संधि रूस के सकालिन द्वीप को रूस के सकालिन द्वीप को रूस से अलग करती है ना, सकालिन द्वीप को रूस से अलग करती है, जबकि ओखोटस्क सागर को जापान सागर से जोड़ती है। सोयो जल संधि रूस के सकालिन द्वीप को जापान के होकेडा द्वीप से अलग करती है, जबकि ओखोटस्क सागर को जापान सागर से जोड़ती है। सुगारू जल संधि जापान के होकोडो द्वीप को जापान के ही होन्सु द्वीप से अलग करती है, जबकि हिंद महासागर को जापान सागर से जोड़ती है। कोरिया जल संधि जापान को कोरिया से अलग करती है, जबकि जापान सागर को पीला सागर से जोड़ती है। ताइवान या फार्मोसा जल संधि ताइवान को चीन से अलग करती है, जबकि पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। लुजोन जल संधि ताइवान को फिलीपींस से अलग करती है, जबकि हिंद महासागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। मकस्सर जल संधि बोर्निया को सेलेबीस से अलग करती है, जबकि सेलेबीस सागर को जावा सागर से जोड़ती है। सुंडा जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा को जावा से अलग करती है, जबकि जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। मलक्का जल संधि मलेशिया के मलाया प्रायद्वीप को इंडोनेशिया के सुमात्रा से अलग करती है, जबकि जावा सागर को अंडमान सागर से जोड़ती है। जोहर जल संधि मलेशिया के मलाया प्रायद्वीप को इंडोनेशिया के बोर्निया से अलग करती है, जबकि दक्षिणी चीन सागर को जावा सागर से जोड़ती है। होर्मुज जल संधि ईरान को संयुक्त अरब अमीरात से अलग करती है, जबकि अरब सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ती है। अब हम देखेंगे इंपोर्टेंट रिवर्स ऑफ एशिया। हमने ओनेगा, डाविना, मेजेना और पेचोरा ये पहले पढ़ चुके हैं, ये यूरोपियन रशिया की भाग है ना। ओब, एनएनसी, लीना और कोइलोल ये कोयमल ये एशियाटिक रशिया की भाग है, और ये आठों जो रिवर है ये आर्कटिक ओशन में गिरती है। अब हम देखेंगे ओब नदी का कारा सागर के ओब की खाड़ी में गिरती है। ये पश्चिमी साइबेरिया की एक महत्वपूर्ण रिवर है। जो ओब नदी है वो कारा सागर में ओब की खाड़ी में गिरती है। येनसी नदी का निकास कारा सागर के येनसी की खाड़ी में होता है। यह नदी पश्चिमी साइबेरिया के मैदान को सेंट्रल साइबेरिया की उच्च भूमि से अलग करती है। बेकाल झील से निकलने वाली अंगारा नदी इसकी एक सहायक नदी है। इस झील से निकलने वाली लीना नदी का निकास लेप्टेव सागर में होता है। यह नदी सेंट्रल साइबेरिया की उच्च भूमि को बर्खोयांस पर्वत से अलग करती है। कोलेयामा पर्वत से निकलने वाली कोलेयामा नदी पूर्वी साइबेरिया की एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसका निकास ईस्ट साइबेरियन सी में होता है। आमेर नदी सखालिन द्वीप के समीप प्रशांत महासागर में गिरती है। रूस की नदियों में प्रशांत महासागर में गिरने वाली ये एकमात्र महत्वपूर्ण नदी है। ये नदी चीन और रूस के मध्य राजनीतिक सीमा भी बनाती। हुआंग हो जो रिवर है ये येलो सागर में गिरती है, गोल्फ ऑफ पाहिल। यांगसिकियांग रिवर है और सिकियांग रिवर है, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण रिवर है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हुआंग हो नदी उत्तरी चीन की एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसका निकास येलो सी के पोहाई की खाड़ी में होता है। ये नदी गोबी मरुस्थल के लोएस को अपने साथ बहाकर ले जाती है, इसलिए इस नदी के जल का रंग पीला नजर आता है, जिसके कारण इसे पीली नदी भी कहते हैं। ये विश्व की एक ऐसी नदी है जो सबसे अधिक मात्रा में अवसादों को समुद्र में विक्षेपित करती है, इसलिए इसे कीचड़ युक्त नदी भी कहते हैं। इस नदी के अफवाह मार्ग में समय समय पर परिवर्तन होने के कारण उत्तरी चीन में बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है, इसलिए इसे चीन का शोक भी कहते हैं, सोरो ऑफ चाइना भी कहते हैं। शांगसी शेंगसी प्रांत में वांग हो नदी बेसिन कोयला के भंडार की दृष्टि से चीन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वांग हो नदी के अपवाह क्षेत्र में चीन की राजधानी बीजिंग अवस्थित है, जबकि इसके मुहाने के समीप
त्यांगसिंग बंदरगाह अवस्थित है। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है जो ईस्ट चाइना सी में गिरती है। इस नदी पर निर्मित थ्री गोर्ज डैम विश्व का सबसे लंबा या बड़ा बांध है। यह नदी बेसिन कपास की कृषि की दृष्टि से चीन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ कपास की उपलब्धता के कारण ही यांगसी नदी के मुहाने के समीप अवस्थित शंघाई में वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। इसे चीन का मैनचेस्टर भी कहते हैं। शंघाई चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो जलयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। यांगसी नदी के तट पर अवस्थित वुहान सेंटर और दक्षिण चीन में लौह इस्पात उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। वहीं चुंकिंग चीन में कागज उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। शीकियांग दक्षिणी चीन की एक महत्वपूर्ण नदी है जो हांगकांग के समीप दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। इस नदी के मुहाने के समीप अवस्थित ग्वांगझू बंदरगाह अवस्थित है। हांगकांग के समीप अवस्थित होने के कारण इस बंदरगाह का आर्थिक महत्व अधिक है। चीन से निकलने वाली रेड या होंग नदी वियतनाम की एक महत्वपूर्ण नदी है जो डांकिंग के मैदान से होते हुए दक्षिणी चीन सागर में टोंगकिंग की खाड़ी में गिरती है। इस नदी के मुहाने के समीप अवस्थित वियतनाम की राजधानी हनोई अवस्थित है। मेकांग दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है जो चीन से निकलने के बाद लाओस थाईलैंड की सीमा से होते हुए कंबोडिया के मैदान में प्रवेश करती है, जहां इस नदी के तट पर कंबोडिया की राजधानी नोम पे अवस्थित है। यह नदी वियतनाम से होते हुए दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। इस नदी के द्वारा निर्मित डेल्टाई मैदान दक्षिण पूर्वी एशिया में चावल की कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसे दक्षिण पूर्वी एशिया का चावल का कटोरा भी कहते हैं। इस नदी के मुहाने के समीप हो चिन मिन्ह सिटी बंदरगाह अवस्थित है। चाओ फ्रेगो थाईलैंड की एक महत्वपूर्ण नदी है जो थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है। इस नदी के मुहाने के समीप अवस्थित बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है जो दक्षिण पूर्वी एशिया में जलयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। चीन से निकलने वाली साल्वी नदी म्यांमार के सान प्लेटू से होते हुए अंडमान सागर के मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। चीन से निकलने वाली इरावदी नदी म्यांमार के मध्यवर्ती क्षेत्र से होते हुए अंडमान सागर में गिरती है। पेंगुयोमा और अराकानयोमा पर्वत के मध्य के क्षेत्र का संबंध इरावदी नदी के अपवाह क्षेत्र से है। इस नदी द्वारा निर्मित डेल्टाई मैदान चावल की कृषि की दृष्टि से म्यांमार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए इसे म्यांमार का चावल का कटोरा भी कहते हैं। टिग्रिस और यूफ्रेटस दक्षिण पश्चिम एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं। टिग्रिस नदी के तट पर इराक की राजधानी बगदाद अवस्थित है। ये दोनों ही नदियां अल बसरा के समीप मिलने के बाद फारस की खाड़ी में गिरती है। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के द्वारा निर्मित मेसोपोटामिया का मैदान दक्षिण पश्चिम एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र होने के साथ कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। यहाँ अनाज फसलों में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जबकि व्यापार के उद्देश्य से खजूर का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। दक्षिण पश्चिम एशिया का यह क्षेत्र खनिज तेल के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। डेड सी और सी ऑफ गैलीले के मध्य निर्मित भ्रंश घाटी में जॉर्डन नदी का अपवाह क्षेत्र होता है जो अंतःस्थलीय अपवाह का एक उदाहरण है। सेंट्रल एशिया अमू दरिया और शीर दरिया सेंट्रल एशिया की महत्वपूर्ण नदी है जिसका निकास कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर अवस्थित अरल सागर में होता है। अब इम्पोर्टेंट माउंटेन ऑफ एशिया है ना, इसको आप मैप में बनाएंगे है ना, कहाँ कहाँ ये अवस्थित है आप देखेंगे। पामीर प्लेट्यू, काराकोरम रेंज, कुल्लून सा, नोर सा, अल्टोन सा, तियोन सा, अल्ताई, सायोन, यांगलो, वर्कडियोस्क, ओलियामा, ओरिस्क, सियोर्स्क और ग्रील खुबियोन। ये आपको मैप में देखने और मैप में कहाँ कहाँ ये अवस्थित है आपको इनके एक ब्लैंक मैप लेके इनको ड्रा करना है। इससे आपकी समझ विकसित होगी एशिया के माउंटेन्स के बारे में, है ना। इंपोर्टेंट लेक भी आपको देखना है, जैसे बेकाल लेक कहाँ अवस्थित है, लोक नूर कहाँ अवस्थित है,
लेक टोनले सी कहाँ अवस्थित है, डेड सी कहाँ अवस्थित है, लेक वान ग्लोलू कहाँ स्थित है ना, लेक वान गोलू ये मोस्ट साल्टेस्ट लेक है, लेक उर्मिला ये ईरान में अवस्थित है, अरल सागर बालकस लेक कजाकिस्तान में है, कारागोंडा बेसिन सेंटर, अब आगे हम देखते हैं, कारागोंडा बेसिन सेंटर एशिया में कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यूराल औद्योगिक क्षेत्र को कोयला की प्राप्ति कोरागंडन बेसिन से ही प्राप्त होती है। अब ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।